and change of internal energy, work done and change of internal energy during isothermal expansion of an ideal gas। इतना तवील टॉपिक का नाम है। वर्क डन एंड चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। कल की क्लास में हमने देखा था आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ये वाली सारी टर्म्स, ये सारी टर्म्स ये क्या होती हैं। प्रीवियस क्लास में हमने इसको देखा। आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। in isothermal process the temperature is kept constant। टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है, कभी टेम्परेचर चेंज नहीं होता आइसोथर्मल प्रोसेस में। और हमने कल जो पढ़ा था कि एक्सपेंशन ऑफ गैस में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है। वी नाउ दैट वर्क डन ड्यू टू expansion of gas, work done due to expansion of gas is PdV। अब अगर कोई गैस है और पहले उस गैस का वॉल्यूम है V1, वॉल्यूम एक्सपैंड होकर हो जाता है V2, तो वॉल्यूम को V1 से V2 ले जाने में कुछ वर्क डन हुआ होगा। यकीनन जब वॉल्यूम V1 से बढ़कर V2 हो जाएगा तो वहां पे कुछ वर्क डन हुआ होगा, वर्क डन हुआ है, तो ही तो वॉल्यूम V1 से चेंज होकर V2 हो गया। अब इस वर्क डन को हमने कैलकुलेट करना है। यही टॉपिक का नाम है वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल। एक तरह से दो टॉपिक बन रहे हैं, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, तो दूसरा टॉपिक ये बन रहा है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। तो अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल expansion of an ideal gas। तो वॉल्यूम V1 से V2 हुआ, कैसे हुआ? कल हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को इन डिटेल डिस्कस किया। अब ऐसा करने में कुछ वर्क डन हुआ होगा, वर्क डन हुआ है, अब उस वर्क डन को हमने कैलकुलेट करना है। इफ वॉल्यूम ऑफ गैस चेंज फ्रॉम V1 टू V2, अगर V1 से वॉल्यूम बढ़ के V2 हो जाए, then the work done can be calculated, by doing integration of PdV from V1 to V2। If volume of a gas changes from V1 to V2, then the work done can be calculated by doing integration of PdV from V1 to V2।
ये कैसे करेंगे अभी हम आपको सिखा देते हैं। सर इसमें पीडीवी किसको शो कर रहा है? ये वर्क को शो कर रहा है। वो जो कल वाला लेक्चर हुआ था ना, वो आपने जरूर सुनना है। उसमें ये पीडीवी, ये हमने बहुत डिटेल में ये चीजें स्टडी की थी। तो कल वाला लेक्चर आपने जरूर सुनना है। हर लेक्चर को सुनेंगे तो अगला लेक्चर आधा आसान हो जाएगा। मैथमेटिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री में हर अगला लेक्चर पिछले लेक्चर से 50% से ज्यादा लिंक्ड होता है। ये जो पीडीवी है ये वर्क का फार्मूला है। W इज इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क, P डेल्टा V या PdV। ये वर्क को शो कर रहा है। वर्क का कल हमने फार्मूला पढ़ा था, ये वाला। अच्छा जी, P इज इक्वल टू 2। तो वर्क का हमने फार्मूला पढ़ा था P डेल्टा V। तो इसको म्यू भी लिख सकते हैं, PdV। ये जो स्मॉल d होता है ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज को, यानी जैसे जो डेल्टा का मकसद है वही इस d का मकसद है। अब यहाँ पर हमने करना है इंटीग्रेशन, जो कि केमिकल काइनेटिक्स में हम डिटेल में इंटीग्रेशन को स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर लगाएं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। लोअर लिमिट वॉल्यूम की V1, अपर लिमिट वॉल्यूम की V2। तो अच्छा, ये इसके अलावा वी नाउ, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। वी नाउ आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन, और आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT। तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू nRT ओवर V, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। क्या मैं इक्वेशन नंबर 1 में इस P की जगह पे इक्वेशन नंबर 2 से P की वैल्यू पुट कर सकता हूँ? यस सर। हाँ जी, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो जब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो क्या बनेगा? इक्वेशन 1 becomes, इक्वेशन 1 क्या बनेगी? W इज इक्वल टू साइन ऑफ इंटीग्रेशन लोअर लिमिट वॉल्यूम की V1, अपर लिमिट वॉल्यूम की V2। P की जगह मैंने उसकी वैल्यू nRT ओवर V लिख दिया, और dV की जगह dV ही लिख दिया। अब जी अब हमको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। फॉर एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। सो अच्छा टेम्परेचर जब रहता है कांस्टेंट तो क्या करना है? अब हमको पता है कि जो चीज कांस्टेंट होती है उसे साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं। एन है नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम इसे फिक्स कर दें 1 मोल कर दें तो ये भी कांस्टेंट, या जितने 2 मोल कर दें 3 कांस्टेंट, ये भी। आर हाई जनरल गैस कांस्टेंट, और टी टेम्परेचर, ये भी कांस्टेंट हो गया क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो मैंने एन आर टी को साइन ऑफ इंटीग्रेशन से बाहर लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि एन आर टी कांस्टेंट था, और ये एक नई इक्वेशन बन गई। अब हमने इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन हो, फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन हो, डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन हो, इसको इंटीग्रेट करना हो, तो ये किसके बराबर होता है? ये नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन होता है। अलग से जरा दोबारा लिख लें। ये फार्मूला यकीनन आपको अभी याद नहीं आ रहा होगा कि अगर कोई फंक्शन है, ये हमने काइनेटिक्स में पढ़ा था, फंक्शन के ऊपर उस फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू लिखी है। डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, यानी फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखा है, हमने करना है इसे इंटीग्रेट। तो ये बराबर होता है नेचुरल लॉग ऑफ
डेट फंक्शन है x। तो अब यहाँ पे हमारा फंक्शन है v का डेरिवेटिव याद रखिएगा, v का डेरिवेटिव होता है dv। v एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव होता है dv। x का डेरिवेटिव होता है dx, t का डेरिवेटिव होता है dt। डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज देखना, डेरिवेटिव का मतलब होता है चेंज देखना। तो फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव है, इंटीग्रेट करेंगे बराबर होगा नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। तो w इज इक्वल टू एन आर टी, फंक्शन है v के ऊपर उसका डेरिवेटिव है dv, तो मैं इसे लिख दूंगा नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन। अच्छा, अब ये जो इंटीग्रेशन का साइन वो तो खत्म हो गया क्योंकि इंटीग्रेशन अप्लाई हो गई। अब ये v1 इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, ये v2 इसे बोलते हैं अपर लिमिट। अब इनको ऐसे लिखेंगे, एक इस तरह की लाइन डाल दें, v1 लोअर लिमिट, v2 अपर लिमिट, v1 लोअर लिमिट। यहाँ से जब हम क्लास में जो ये चीजें पढ़ रहे हैं इसमें कोई स्टेप आपको कंफ्यूज करे, जो कि कर सकता है क्योंकि ये मैथमेटिकल चीजें हैं, तो इनमें से आप पूछ लीजिएगा। v1 ये लोअर लिमिट है, v2 ये अपर लिमिट है। यानी आप यूं समझ लें कि v जिसका डेरिवेटिव है dv ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ v। w इज इक्वल टू एन आर टी। अब मैंने ना लिमिट पुट करनी है, और लिमिट पुट करना पहले आपने नहीं देखा, लेकिन ये इतना आसान है, इतना आसान है कि अभी आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना आसान है। नेचुरल लॉग, इस v की जगह पहले अपर लिमिट v2 लिख दें, फिर खुद से डालें माइनस का साइन, और इसी v की जगह लोअर लिमिट v1 लिख दें। पहले इस v की जगह अपर लिमिट v2 लिखी, फिर इस v की जगह लोअर लिमिट v1 लिखी। लिमिट पुट हो गई, काम खत्म हो गया। w इज इक्वल टू एन आर टी। अब दो लॉग हों, उनको एक लॉग में लिखना हो, तो हमने ये पढ़ा है दो लॉग हों और इनको एक लॉग में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं। जो माइनस वाली वैल्यू होती है सर डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। हाँ, डिवाइड की फॉर्म में, शाबाश, डिवाइड की फॉर्म में, बिल्कुल ऐसे। अब इसको ऐसे लिखना है, अगर और यहाँ पर अगर ब्रैकेट डाल दें तो और अच्छा हो जाता है। अगर कोई स्टूडेंट इसको ऐसे लिखेगा v2 और v1 तो लग तो ये सही रहा है, लेकिन ये मैथमेटिकली गलत है क्योंकि ये नेचुरल लॉग v2 के साथ काउंट हो रहा है, v1 के साथ नहीं काउंट हो रहा। अगर कोई ऐसे लिखेगा v2 और v1 ये सही है, या तो ऐसे लिखें, या फिर अगर ऐसे लिखना चाहेंगे तो फिर ब्रैकेट जरूर लगाएं। ब्रैकेट का मतलब है ये दोनों के साथ, स्टूडेंट इसको ऐसे लिख देते हैं v2 और v1। ये सही लग रहा है लेकिन ये गलत है क्योंकि ये जाहिर कर रहा है कि v2 के साथ तो लॉग है, v1 के साथ नहीं। या तो ब्रैकेट लगाएं या फिर इस तरह करके लिखें। इसे हम कर देते हैं इरेज। तो ये वर्क डन हो गया, फार्मूला आ गया। अब कुछ किताबों में इस फार्मूले की एक और शक्ल लिखी गई है जो कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, और वो है नेचुरल लॉग की जगह कुछ बुक्स में हमें LOG वाला लॉग लिखा हुआ मिलता है। तो इन लॉग्स में एक डिफरेंस है। यूं याद रखें कि नेचुरल लॉग बराबर है 2.303 LOG लॉग। यानी अगर मैं चाहता हूं कि नेचुरल लॉग की जगह लॉगरिथम विद बेस 10 LOG वाला लॉग इस्तेमाल करूं, तो मुझे साथ में एक नंबर 2.303 लिखना होता है। यानी ये फार्मूला यूं हो जाएगा, W इज इक्वल टू NRT, इस नेचुरल लॉग की जगह 2.303 LOG लॉग V2 और V1। W नंबर हमेशा शुरू में लिखते हैं तो 2.303 शुरू में चला गया, NRT लॉग V2 और V1। तो ये भी फार्मूला हमको बुक्स में मिलता है।
अब इस फार्मूले का क्या फायदा है भाई, हमें टॉपिक का नाम आपको याद होगा कि वर्क डन कैलकुलेट करना था। अब आपको अगर कोई ये बता दे टेम्परेचर क्या है, ये आपको कोई बता दे कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, आर तो है ही जनरल गैस कांस्टेंट, और ये बता दे कि पहले वॉल्यूम क्या था बाद में वॉल्यूम क्या हो गया, तो क्या इस फार्मूले में V2 की वैल्यू, V1 की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू, आर जनरल गैस कांस्टेंट की वैल्यू, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू पुट करके हम वर्क डन W कैलकुलेट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हो गया। अभी बस आप जो पास्ट पेपर में देखिएगा कि इसके न्यूमेरिकल हम चैप्टर के एंड में करते हैं, उसका रीजन ये है कि चैप्टर जब पूरा पढ़ लेते हैं तो बहुत से फार्मूले हमें पता लग जाते हैं। अच्छा, अब इस फार्मूले में थोड़ी सी चेंज भी की जा सकती सर है। जी जी। मैंने एक बुक में देखा था कि उन्होंने नेचुरल लॉग को जो ना वो लॉग में कन्वर्ट किया था, लेकिन ये 2 पॉइंट आपने 303 वैल्यू लिखी, उन्होंने वो वैल्यू नहीं लिखी थी, उन्होंने सीधा सीधा जो ना वो नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट किया हुआ था। अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है। उन्होंने कि यकीनन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग एक्स लें तो ये अगर इसे हमने LOG वाले लॉग में लेना है तो उसके साथ एक नंबर 2.303 लगाना पड़ता है, वो कोई और बात होगी, ऐसे बिल्कुल लेकिन सर पॉसिबल उनका आंसर भी सही आ रहा था। नहीं, मैथमेटिकली ऐसे हो नहीं सकता कि हम इस लॉग की जगह अचानक से LOG लॉग लिख दें और साथ में 2.303 भी ना लिखें और फिर भी आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। वो आपको शायद वो बात सही तरह समझा ना पाए हों वो बुक वाले, उन्होंने यकीनन 2.303 को वहाँ कहीं पर लिखा होगा। ऐसे बिल्कुल नहीं हो सकता कि नेचुरल लॉग की जगह पर डायरेक्ट LOG, ये दोनों लॉग कभी भी दूसरे के बराबर नहीं होते। नेचुरल लॉग को LOG वाले लॉग में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ एक नंबर 2.303 को मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, अभी जो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है W is equal to 2.303 nRT LOG log V2 over V1। हमें ये भी पता है, हमने एक लॉ पढ़ा है बॉयल लॉ, नाम तो आपने सुन रखा होगा। अकॉर्डिंग टू बॉयल लॉ, according to Boyle law, we know P1V1 is equal to P2V2, तो P1 over P2 is equal to V2 over V1। तो अगर हम इस वाली को इक्वेशन 3 कह दें, ये वाली इक्वेशन 3 और ये वाली इक्वेशन 3, इनमें कोई फर्क नहीं है, ये दो फार्मूले हैं, कोई भी न्यूमेरिकल आप इन दोनों में से किसी फार्मूले से पुट कर देंगे तो वो सेम आंसर आएगा। यानी ये वाली क्वेश्चन 3 और ये वाली, जैसे मैंने क्वेश्चन 3 प्राइम का नंबर दे दिया है, इनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये नई क्वेश्चन है, ये कोई अलग इक्वेशन है, ये एक ही इक्वेशन है, बिल्कुल सेम इक्वेशन है। आप इन दोनों में से न्यूमेरिकल करते हुए कोई सी भी इक्वेशन अप्लाई करके देखेंगे तो आपका रिजल्ट सेम आएगा। मैं इसे इक्वेशन 3 प्राइम कह देता हूँ, इसे इक्वेशन 4 कह देता हूँ। अब हम इक्वेशन 3 प्राइम में V2 ओवर V1 की जगह पे इक्वेशन 4 से V2 ओवर V1 की वैल्यू ये वाली P1 ओवर P2 ये पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुट इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन 3 प्राइम। इक्वेशन 3 प्राइम क्या बनेगी? W इज इक्वल टू 2.303 nRT LOG log V2 की जगह पर P1
ओवर P2 लिख देंगे, तो एक नई इक्वेशन बन गई। यानी पहले वाली इक्वेशन वॉल्यूम्स की टर्म्स में थी, इस इक्वेशन को कहेंगे वर्क डन in terms of change of pressure, in terms of change of pressure, in terms of change of pressure, work done in terms of change of pressure. अगर कोई न्यूमेरिकल ऐसा हो जहाँ V1 V2 की जगह पर P1 P2 की वैल्यू गिवन हो, तो आपको फिर ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ेगी। जो टॉपिक का इतना पार्ट था कोर्स ऑफ डायन में लिखा हुआ है ना, वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। अब चेंज ऑफ वर्क डन एंड चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, अब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये इस टॉपिक को देखने वाले हैं। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, change of internal energy delta E and enthalpy delta H for an isothermal expansion. इसको मैं एक बुक में जरा देख लूं। The internal energy of an ideal gas, जो किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, उस वक्त इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाती है। द इंटरनल एनर्जी of an ideal gas depends only upon temperature. So when temperature is constant, when temperature is constant in an isothermal process, then there is no change of internal energy. इसका ये मतलब है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, क्योंकि इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। तो हम लिखेंगे डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। अब एंथैल्पी की एक इक्वेशन है, वी नाउ चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी, एंथैल्पी कहते हैं टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम की जो टोटल हीट कंटेंट है उसे एंथैल्पी कहते हैं।
total heat content of a system is called enthalpy. Total heat content of the system is called enthalpy. चेंज इन इंथैल्पी बराबर होती है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क P डेल्टा V. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. ये यूं समझ लें कि ये चेंज इन इंथैल्पी की इक्वेशन है. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल्टा V. अच्छा तो जी और P बराबर होता है PV. वी नाउ PV इज इक्वल टू nRT. अगर मैं वॉल्यूम के साथ डेल्टा V लगा दूं जिसका ये मतलब है कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो N जो कि नंबर ऑफ मोल्स हैं उनके साथ भी मैंने डेल्टा लगा देना है. डेल्टा का मतलब है चेंज. R जनरल गैस कांस्टेंट है, यानी जिसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज होगा नहीं. टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल प्रोसेस में भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. तो मैंने वॉल्यूम के साथ डेल्टा लगाया क्योंकि मेरे पास जो इक्वेशन थी उसमें डेल्टा V आ रहा था. तो इस तरफ जब मैंने डेल्टा लगाया तो मुझे इक्वेशन के इस साइड पर भी डेल्टा लगाना है. अब ये डेल्टा का साइन मैं सिर्फ N के साथ लगा सकता हूँ. R तो है ही जनरल गैस कांस्टेंट, उसके साथ नहीं लगाऊंगा. टेम्परेचर T के साथ यहाँ पर डेल्टा का साइन नहीं आएगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है. वो इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि प्रोसेस ही आइसोथर्मल है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम टेम्परेचर चेंज नहीं करते. तो इस टॉपिक में अगर मैं इसे क्वेश्चन 1 कह दूं और इसको क्वेश्चन 2 कह दूं तो P डेल्टा V नहीं बल्कि क्वेश्चन 1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन बी रीरिटन. इक्वेशन 1 कैन बी रीरिटन एज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस यहाँ पे क्या हो गया है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस इस P डेल्टा V की जगह अगर मैं डेल्टा N RT लगा दूं एक सेकंड देख लूं. यहाँ टेम्परेचर के साथ भी डेल्टा लगाया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? अच्छा, यहाँ पर एक चीज है जो किताब वाले बता रहे हैं, उसको हम जरा एक करेक्शन कर लें कि जो टेम्परेचर वाला फैक्टर है यहाँ पर, यहाँ से इसे थोड़ा सा रीअरेंज कर दें. P के साथ जब वो डेल्टा V लगा रहे हैं, डेल्टा N के साथ भी डेल्टा लगा रहे हैं. R जनरल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने यहाँ पे टेम्परेचर के साथ डेल्टा T लगाया है
और बाद में ये कहते हुए कि टेम्परेचर तो चूंकि चेंज नहीं हो रहा तो डेल्टा टी को 0 कर दिया है, क्योंकि टेम्परेचर तो फिक्स है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। यानी इस इक्वेशन में इसको यूं समझें कि PV इज इक्वल टू nRT वाली इक्वेशन में R है जनरल गैस कांस्टेंट, N है नंबर ऑफ मोल्स, T है टेम्परेचर। तो वो चेंज का साइन, डेल्टा का साइन N के साथ लगा रहे हैं। मेरे ख्याल में T के साथ नहीं आना चाहिए था क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर आप देख लें कि टेम्परेचर T के साथ भी डेल्टा का साइन लगाया जा रहा है। और बाद में फिर उसके ये कहकर के चूंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है तो डेल्टा T को 0 कर दिया गया। यानी पहले एक दफ़ा डेल्टा का साइन लगाया, फिर ये कहकर कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है का मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा टी को 0 कर दिया। इसको इक्वेशन 2 कह दें। पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर डेल्टा टी। as temperature is constant, no change in temperature, so delta t is 0। तो जब डेल्टा टी 0 होगा तो ये वाला पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, तो डेल्टा एच बराबर होगा डेल्टा ई के। ये हमारा दूसरा टॉपिक था जिसमें कहा गया था कि चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करें। अब हमने क्या कैलकुलेशन की, हमने ये कहा है कि भाई जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस वक्त चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होती है। एक तो हमने ये बात की। दूसरी हमने ये बात की कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है उस वक्त इंटरनल एनर्जी की को जब हम एंथैल्पी वाली इक्वेशन से रिलेट करते हैं, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है यानी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बराबर हो जाती है चेंज इन एंथैल्पी के। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई। ये कब होता है, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो। आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऐसी एक्सपेंशन का मतलब होता है वॉल्यूम का बढ़ जाना। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ये मतलब होता है कि टेम्परेचर को फिक्स रखते हुए वॉल्यूम का बढ़ जाना। तो ये अब आपके पास जो भी बुक होगी, आप अपने इस टॉपिक को उस बुक में देखें कि वहां पर कैसे लिखा हुआ है। थर्मोडायनामिक्स के टॉपिक्स हमें ज़रा फाइंड आउट करने पड़ रहे हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता देता हूँ। आप अपने पास वाली बुक में नेक्स्ट टॉपिक को भी देखिएगा। अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किया, स्टेट फंक्शन किया, सिस्टम एंड सराउंडिंग किया, वर्क डन एंड चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस।